कल ट्रंप बोल रहे थे होल सिविलाइजेशन विल डाई और ईरान बोल रहा था हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। इजराइल ने ईरान के सिटीज पर बम गिराया, ईरान ने गल्फ कंट्री को मिसाइल मारी और दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी जो आर्टरी कही जाती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में थी। और फिर आज सुबह आप उठते हो देखते हो सीज फायर, 2 हफ्ते का युद्ध विराम, ऑयल $95 से नीचे आया, सेंसेक्स 3 से 4% उछला, गोल्ड सिल्वर में तेजी हुई और साथ में आरबीआई ने भी पॉलिसी अनाउंस कर दी। मतलब बहुत सारे इवेंट और हर इवेंट का सीधा असर है हमारे और आपके पोर्टफोलियो पर। तो हम समझेंगे पूरी पिक्चर, वॉर से लेकर आरबीआई तक, गोल्ड से लेकर रुपया तक, और सबसे जरूरी आप इन्वेस्टर के तौर पर क्या करें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हर मिनट काम की होगी। फ्री हो तो देखना, पेपर पेन के साथ देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। सबसे पहले गुड न्यूज ये है कि अगर आप YouTube मेंबरशिप से जुड़े होगे तो जो जो बातें मैंने बोली थी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सब सच निकली। कैसे वॉर खत्म होगा, कैसे पैनिक का फेज है, कैसे कंफ्यूजन का फेज है, आपको इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी चाहिए। अगर आप जुड़े होगे तो आपको 100% चीज सही दिखी होगी। अगर नहीं जुड़े हो तो एक बार जाकर तो जरूर बातों को मैच कर लो कि पिछले 5 दिन से किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोला था। इससे आपको पूरा विश्वास आ जाएगा कि आप किनको फॉलो करते हो और मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस का रियल प्रूफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूएस ईरान वॉर में प्रॉपरली हुआ क्या और क्यों हुआ, सीज फायर के 10 पॉइंट, ईरान की विक्ट्री। एक्चुअली मुझे पर्सनली लगता है ईरान जीता, आपका अपना नजरिया हो सकता है, वैसे आप कमेंट में भी बता सकते हैं आपको क्या लगा। इस सीज फायर में कौन जीता, ईरान या अमेरिका? अमेरिका क्यों झुका? आरबीआई पॉलिसी के सिग्नल और गोल्ड सिल्वर की कहानी, इकोनॉमी पे नजर, आपके पोर्टफोलियो पे नजर। चलिए शुरू करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये आज की वीडियो जो है ना, न्यूज नहीं है, फाइनेंशियल लाइफ का ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहले समझिए कि ये वॉर है ना सडन नहीं हुआ। यूएस और इजराइल दोनों काफी समय से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कंसर्न थे और इजराइल का कहना था ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो एग्जिस्टेंस खतरे में है। यूएस का कहना था मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, दोनों ने मिलकर ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक कर दी, ईरान के पावर प्लांट हिट किया, मिलिट्री बेस तबाह किए, अर्बन इंफ्रा पर बमबारी की, मतलब सब कुछ किया। ईरान भी चुप नहीं बैठा, ईरान ने रिटालिएट किया, जोरदार किया, लोगों की सोच से ऊपर किया, बैलिस्टिक मिसाइल लागे, ड्रोन अटैक किया, अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया। हिजबुल्लाह लेबनान में, हुतीज यमन में, पीएमएफ इराक में, सीरियन मिलिटेंट सीरिया में, यानी ईरान ने भी पूरे मोर्चे खोल दिए। गल्फ कंट्री जो इस वार में थे ही नहीं उनके ऊपर भी बमबारी कर दी। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, किसी ने सोचा नहीं था कि उनके ऊपर भी मिसाइल आएगी, मतलब पैर के नीचे से जमीन खिसका दी ईरान ने। पर यहां आती है वो चीज जिसने इस वॉर को ग्लोबल बनाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक छोटी सी वाटर पासेस 21 मील चौड़ी, मतलब नैरोएस्ट बोल सकते हैं, जिससे गुजरता है दुनिया का 20% क्रूड ऑयल, दुनिया का 17% एलएनजी, गल्फ कंट्री का लगभग सारा एक्सपोर्ट। और जैसे ही ईरान ने कहा भैया बंद कर देंगे, ऑयल $80 से उछलकर $120 गया। सबकी हालत खराब, क्योंकि $120 जाते ही पेट्रोल डीजल महंगा, कॉस्टली मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टली इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक रेट कट नहीं करते, कॉर्पोरेट के मार्जिन गिरते हैं, स्टॉक मार्केट गिरता है, पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं, और हर एक आदमी ने फील किया, हर एक कंट्री ने इसको लिटरली फील किया। और पिछले 2-3 दिनों से भैया ट्रंप भी सुपर एग्रेसिव हो गए, क्योंकि वो झुंझला तो गए थे। उन्होंने सोचा था कि भैया 2-4 दिन में सल्टा देंगे, बट सल्टा तो पाए नहीं, तो कहे भैया होल सिविलाइजेशन विल डाई, ईरान को बोल दिया। यहां तक कि उनके ट्वीट में गाली गलौज टाइप की भी भाषा थी, आपने देखा होगा, हम सब तबाह कर देंगे। तो ईरान ने भी डायरेक्ट टॉक कट ऑफ कर दिया, बोला इस तरह की भाषा से हम बात नहीं करते। फिर पर्दे के पीछे से बात हुई, पाकिस्तान ने मीडिएशन ऑफर की। पाकिस्तान भी एक्चुअली अमेरिका का पपेट है। कैसे? उस ट्वीट को आपने देखा होगा, क्लियर था, ड्राफ्ट मैसेज था वो, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, यानी पाकिस्तान को भेजा। एक सिंपल सी बात है, सारी दुनिया समझती है, ड्राफ्ट किसने भेजा? अमेरिका ने भेजा। तो उसको एक पपेट की तरह यूज किया गया है। तो अब कोई कह सकता है कि पाकिस्तान ने मीडिएट किया, फिर कोई मुझे ये जवाब दे दे कि ये ड्राफ्ट मैसेज पाकिस्तान के पीएम को किसने भेजा? जिस बंदे का हैंडल अभी तक सीएम शहबाज के नाम से है। पता है क्यों? क्योंकि ये पहले सीएम था, इसने आज तक अपना पीएम ना करवा पाया। तो ऐसी बड़ी कहानियां हैं, इसमें नहीं जाएंगे, बट जो पॉइंट है वो पॉइंट है। तो भैया मुझे तो पर्सनली पपेट लगता है। गल्फ कंट्री ने भी पूरा प्रेशर डाला कि भैया अमेरिका तुम अब हटो, बहुत मुश्किल कर दी है तुमने। तो फाइनली 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। अब 10 पॉइंट समझिएगा, क्योंकि यही होने वाला है गेम चेंजर। ईरान ने प्रपोजल बकायदा भेजा
और ट्रंप ने इन्हीं पॉइंट पर बातचीत करने के लिए हाँ बोला है, तब हुआ है सीज फायर। इस बात को समझिएगा, क्योंकि 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट होगी जिसमें पाकिस्तान मीडिएटर रहेगा। तो पॉइंट 1 है कि भैया इराक, लेबनान और यमन में वॉर पूरी तरीके से बंद हो। दूसरा है ईरान पर वॉर परमानेंटली बंद हो जाए, ये नहीं कि 6 महीने के बाद तुम फिर आओ और फिर शुरू कर दो। तीसरा है पूरे रीजन में सभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। सभी का मतलब क्या है, यूएस और इजराइल ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम यहां वॉर रोकते हैं लेकिन यहां जारी रखते हैं। तो ईरान ने कहा पार्शियल नहीं चलेगा, पूरा इंटायर रीजन में पीस चाहिए तभी डील होगा। अब एक मजेदार चीज खुद ईरान ने कही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। मतलब ईरान भी जानता है हॉर्मुज बंद करना लॉन्ग टर्म में लिए उनके लिए भी नुकसानदेह, लेकिन ये लिवरेज है जो वो छोड़ना नहीं चाहते। यानी दिखाना चाहते कि हम हॉर्मुज खुला रखेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमसे खुलवा लो, हम खोलेंगे तब खुलेगा, लेकिन बशर्ते कंडीशन मानी जाए। पॉइंट 5, नेविगेशन की फ्रीडम, सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल। मतलब हॉर्मुज खोलना काफी नहीं, ईरान चाहता है परमानेंट फ्रेमवर्क बने ताकि फ्यूचर में कोई नाटक हो ही नहीं। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हो, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हो, यूएन की इन्वॉल्वमेंट हो, बट हो सॉल्यूशन जड़ से। पॉइंट 6, ईरान को फुल कंपनसेशन चाहिए। सही बात है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जितनी तबाही मचाई है भैया रिकंस्ट्रक्शन करके दो, पैसे दो। पॉइंट 7 है सभी सैंक्शन को पूरी तरीके से हटाया जाए, और ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ईरान पर सैंक्शन की वजह से इंडिया ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकता। अगर सैंक्शन हटा तो इंडिया को सस्ता ऑयल ईरान से मिलेगा, ईरान इंडिया ट्रेड रूट फिर खुलेगा, और फिर क्या होगा, इंडिया की इंपोर्ट बिल कम होगी। तो ये डेफिनेटली अच्छा, सिर्फ चूंकि हम इंडिया से इसलिए मैंने इस पे फोकस किया, बट ईरान को और अदर कंट्री को भी बहुत फायदा है। पॉइंट 8 है फ्रोजन ईरानियन एसेट रिलीज। अमेरिका ने इंटरनेशनल सैंक्शन के जरिए ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रीज किए हुए, ईरान ने कहा हमारा पैसा वापस करो। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है। पॉइंट 9 है ईरान फुल कमिटमेंट देगा कि नो न्यूक्लियर वेपन, और ये दोनों के लिए विन विन है। ईरान ने खुद कहा हम नहीं चाहते। यूएस और इजराइल का सबसे बड़ा डर भी यही था, तो बातचीत करने को तैयार है या हम आगे आने को तैयार है। पॉइंट 10 है इमीडिएट सीज फायर। अगर आप इस कंडीशन पे बात करना चाहते हो तो हम तैयार हैं और सीज फायर होगा। तो ट्रंप ने भी हाँ बोला, तब सीज फायर हुआ, और फिर इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से बातचीत। लेकिन याद रखिए ये सीज फायर है, फाइनल पीस डील नहीं है, वॉर का एंड नहीं है, एक पॉज लगा है, 15 दिन का कंडीशनल है, रिवर्सेबल है। अगर टॉक फेल हुई तो वॉर वापस शुरू हो सकती है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब ईरान ने विक्ट्री डिक्लेयर क्यों की, और मुझे क्यों पर्सनली लगता है विक्ट्री हुई। देखो वॉर में विक्ट्री का मतलब सिर्फ दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, जो लोग कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया। विक्ट्री का मतलब होता है आपने जो चाहा वो हुआ या नहीं हुआ। और इस फ्रेमवर्क को देखिए, ट्रंप शुरू दिन से क्या था, हम रिजीम बदल देंगे। क्या रिजीम बदली? ईरान की रिजीम आज भी वही है, आईआरजीसी आज भी है, खमेनेई आज भी है। जब दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री तुम्हें खत्म करना चाहे और तुम बच जाओ तो तुम जीत गए। दूसरा विक्ट्री का रीजन एजेंडा सेटिंग। ईरान ने टेबल सेट किया, नेगोशिएशन टेबल पे कौन बैठा, यूएस और ईरान। एजेंडा किसने सेट किया, ईरान ने। 10 पॉइंट किसने दिया, ईरान ने। हम इन पर बात करेंगे, ये है पावर। और जो देश अपनी टर्म पे ये बात रख ले वो कमजोर नहीं है, और ट्रंप भी समझ चुका था कि मैंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया। तीसरा हॉर्मुज का लीवरेज, एक हथियार जो हमेशा ईरान के पास रहेगा वो है हॉर्मुज। सिर्फ धमकी में ऑयल $120 चला गया, और आगे होता तो कहां चला जाता। साथ में विक्ट्री नंबर 4 नैरेटिव, हमने सुपर पावर को नेगोशिएट करवाया। ईरान की पब्लिक को क्या मैसेज गया, हमने ईरान को झुकाया। विक्ट्री 5 प्रॉक्सी नेटवर्क बचा रहा। ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट क्या है, प्रॉक्सी नेटवर्क। हिजाबुल्लाह, हुतीज, पीएमएफ, सीरियन मिलिटेंट आज भी सब जिंदा है और सब प्रॉपर है, राइट। यूएस इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, और यही ईरान का लॉन्ग गेम है। तो दोस्तों ईरान की विक्ट्री मिलिट्री नहीं है, विक्ट्री स्ट्रेटेजिक है। अब अमेरिका क्यों माना, ट्रंप क्यों झुका, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप की इमेज क्या है, मैं झुकता नहीं है, मैं झुकेगा नहीं साला, अमेरिका फर्स्ट, वी विन, वी ऑलवेज विन, राइट। तो फिर नेगोशिएशन टेबल पे क्यों आ गए, क्योंकि सब आपको पता है कि अमेरिका में हालत क्या है, लोग सड़कों पर उतर आए उसके विद्रोह में। इकोनॉमिक प्रेशर है, ऑयल का असर सिर्फ हमारे इंडिया पे नहीं है, वहां भी है। यूएस मार्केट वहां भी गिरा, महंगाई वहां भी बढ़ी, सप्लाई चेन वहां भी टूटा, अमेरिकन कंज्यूमर की दग गई, वहां भी गैस प्राइस बढ़े, वहां भी ग्रोसरी बिल बढ़े, वहां भी। और ट्रंप जानते हैं अमेरिकन वोटर को इकोनॉमिक्स से मतलब है, वॉर से नहीं, यानी पैसा पॉकेट में हो तो सब ठीक। दूसरा मिड टर्म इलेक्शन, यानी पॉलिटिकल सर्वाइवल। मिड टर्म इलेक्शन वाले हैं, आने वाले हैं, वॉर और खींचेगी, इकोनॉमी और बिगड़ेगी, और बिगड़ गई तो रिपब्लिक पार्टी का सफाया, तो पार्टी को बचा नहीं।
तीसरा, गल्फ कंट्री का कंप्लीट प्रेशर, सऊदी, यूएई, कतर, सब अमेरिका के लायंस है। लेकिन जब मिसाइल आनी शुरू हुई तो साहब बोला ये बंद करो, हम और नहीं झेल सकते, क्योंकि उन लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। और अमेरिका किसी भी कंट्री में गल्फ कंट्री को इग्नोर नहीं करना चाहता, क्योंकि यूएस मिलिट्री बेस भी वहां है और बहुत सारी कहानी, उसको मैं एक्सप्लेन करना शुरू तो करूँ तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो ये सारी कहानी थी यहां से। अब हम आते हैं आरबीआई की पॉलिसी पर, तब हम फाइनल समरी बनाएंगे कि स्टॉक मार्केट में आपका क्या नजरिया होना चाहिए। तो अब हुआ आज आरबीआई ने पॉलिसी निकाली, ग्लोबल सिचुएशन देखी, ऑयल प्राइस देखा, इन्फ्लेशन रिस्क देखा और 5 सिग्नल दिए। पहला, रेपो रेट को 5.25% पे होल्ड किया, मतलब न बढ़ाया न घटाया। इसका मतलब आपके लिए क्या है, ईएमआई अभी नहीं बढ़ेगी, होम लोन कार लोन स्टेबल हो गए, जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको राहत मिल गई, बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो गया। तो आपको ऐसे शेयर पर नजर रखना चाहिए। सिग्नल 2, पॉलिसी का स्टांस न्यूट्रल रखा, ये इंपॉर्टेंट है और मिस अंडरस्टूड भी। आरबीआई ने कहा स्टांस है न्यूट्रल, मतलब ना रेट कट का प्रॉमिस ना रेट हाइक का डर, प्योर वेट एंड वॉच मोड। तीसरा, इन्फ्लेशन आउटलुक 4.6% 2027। अब 2027 इन्फ्लेशन जो एस्टिमेट है वो 4.6% का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई के आइडियल टारगेट 4% से ऊपर। क्यों महंगाई बढ़ेगी, ऑयल प्राइस का रिस्क है, ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी है, फूड प्राइस वोलाटाइल है, वॉर का इंपैक्ट दिखेगा, और अगर महंगाई आ रही है तो आरबीआई रेट कट जल्दी नहीं करेगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग चक्कर में रहेगी, तो एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स का मार्जिन। सिग्नल 4, जीडीपी ग्रोथ स्लोडाउन का सिग्नल। 2026 जीडीपी 7.6%, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2027 में 6.9%, थोड़ी स्लो, यानी ग्रोथ घट रही है। लेकिन समझिए 6.9% के बाद भी इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ती मेजर इकोनॉमी है। क्यों, क्योंकि चाइना का 4.5% है, यूएस का 2%, यूरोप का 1.2%, जहां स्लो डाउन आ रहा है। तो यानी रिसेशन नहीं है, सरकार काम कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है ग्रोथ के लिए। तो लॉन्ग टर्म में इंफ्रा, रोड, रेलवे, पोर्ट, कैपिटल गुड्स, डिफेंस पे नजर डालिए, राइट। अब बिगेस्ट रिस्क क्या है, आरबीआई ने कहा सबसे बड़ा रिस्क बाहर से, हम अंदर से ठीक है। ये जो ऑयल प्राइस ऊपर जा रहा है, सप्लाई चेन टूट रहा है, रुपए कमजोर हो रहा है, एफआईआई घर जा रहा है। तो आरबीआई क्लियर जानता है कि इंडिया की इकोनॉमी अंदर से ठीक है, लेकिन बाहर से आग लगी है और उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये सच मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद ये सच आपको भी याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही सच में सारी कहानी घूमती है। तो अब हम थे पहले ट्रंप पे, आरबीआई पे, अब गोल्ड सिल्वर। देखिए गोल्ड सिल्वर आपने देखा कि वॉर रुकने के न्यूज पर क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर उठ गया। क्यों उठा, सिंपल, डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ। तो आपको पता है डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में अपोजिट संबंध है। दूसरा, वॉर खत्म नहीं हुआ है, 15 दिन के होल्ड पे, यानी अनसर्टेनिटी है ही। तीसरा, सारे देश की आरबीआई गोल्ड बाय कर रही है। बीच में जो थोड़ा बहुत कुछ कंट्रियों ने रोका था, वही क्रूड ऑयल के कारण, कैश के कारण, तो धीरे धीरे वापस से उन कंट्रियों की बाइंग एज इट इज आएगी। यानी लॉन्ग टर्म का पूरा नजरिया गोल्ड सिल्वर का एज इट इज कंट्रोल में रहेगा। वॉर रुकेगी तो सिल्वर वापस से कहते हैं इंडस्ट्रियल यूज में काम आएगा। जो एक स्लो डाउन का थॉट प्रोसेस आ जाता है कि वॉर के कारण स्लो डाउन आ जाती है इंडस्ट्री में, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो ड्यू टू दैट रीजन गोल्ड सिल्वर का लंबा पिक्चर लंबा है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। अब आते हैं हम पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के नजरिए पे। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, यूट्यूब मेंबरशिप से अगर आप जुड़े होंगे तो आपको क्लियर कट पता होगा कि मैंने क्लियर कट बताया था कि मार्केट में जो फेज होता है ना, पहला मंथ का फेज होता है पैनिक का, जिसमें मार्केट नॉन स्टॉप गिरता है, कुछ नहीं करना चाहिए जो गिरा। फिर दूसरा फेज होता है कंफ्यूजन का, जो मैंने बताया था, कंफ्यूजन की डील हो रही है, डील नहीं हो रही है, डील हो रही है, डील नहीं हो रही है, यही चलता रहेगा और इसी में आपको अपना माल धीरे धीरे उठाना है। दैट्स द सेम थिंग, सेम चीज हुआ है। मैं आज भी यही कहूंगा कि 15 दिन के बाद भी कहानी ऐसे ही चलने वाली है। तो उस चला चली की कहानी में धीरे धीरे अगर हम 3 से 5 साल का विजन रखते हैं तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। किसी के टिप पे काम ना करे, स्टॉक सिलेक्शन ना आता हो तो आपको सिंपल म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और अगर ज्यादा ही आपको हो कि नहीं मेरे को स्टॉक लेना है, तो निफ्टी 50 में भी काफी सारे अच्छे शेयर आपको सस्ते मिल रहे होंगे अभी डिस्काउंट में, आप उसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि किसी के टिप पे सिर्फ पैसे डूबते हैं। और हाँ, गोल्ड सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अब जाकर एक थोड़ा सा करोगे, और प्लीज नहीं जुड़े हो तो यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़कर प्रूफ मिलाना, तो विश्वास आएगा। तो इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत हेल्प देगा, क्योंकि न्यूज आती रहती है, जाती रहती है, बहुत तरह की बातें होती है, उससे कुछ नहीं होना है। होना किससे, मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा। और हिस्ट्री भी कहती है 30 साल के वॉर के कंडीशन में कि 1 से 3 महीना तकलीफ है और उसके बाद 3 से 5 से
5 साल में मार्केट रिटर्न देता है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ये 360 डिग्री एनालिसिस मिले। और साथ में डीमैट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। जय हिंद, जय भारत।